हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत यादव। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से वेल्डिंग कनेक्शन चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर अ 9.5 मिलीमीटर थिक प्लेट विल बी। यदि प्लेट की मोटाई 9.5 मिलीमीटर है तो उसका मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड का मतलब है कि वेल्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी या वेल्ड की न्यूनतम माप कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पहले भी करा चुका हूँ। तो मैंने आपको पहले ये बताया था, एक कंडीशन बताया था मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए मैंने आपको ये बताया है कि यदि प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर तक है, ठीक है, यदि प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर तक है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगा 3 मिलीमीटर। अगर प्लेट का थिकनेस 10 mm से लेके 20 mm के बीच में है तब आपका मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगा 5 mm। यदि 20 mm से 32 mm तक दिया गया है तब ये हो जाएगा 6 मिलीमीटर। 32 mm से लेके 50 mm तक अगर है तो ये हो जाएगा 8 मिलीमीटर, और 50 से अधिक अगर है तो 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये होता है थिकनेस, ये होता है एस का वैल्यू, साइज ऑफ वेल्ड। इस क्वेश्चन में आपको जो प्लेट की मोटाई दिया गया है वो 10 मिलीमीटर से कम है। तो जब 10 मिलीमीटर से कम है तो हमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेके चलना होगा 3 मिलीमीटर। बट यहाँ पर ऑप्शन में 3 मिलीमीटर नहीं दिया गया है। जब ऑप्शन में 3 मिलीमीटर नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में देखिए 4 मिलीमीटर दिया गया है तो आप 4 मिलीमीटर लेके चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द थ्रोट इन अ फिलेट वेल्ड, द थ्रोट इन अ फिलेट वेल्ड। पहले इसको हिंदी में समझिए। फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है, फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। ये है फ्यूज़न एरिया जहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। ठीक है, ये है फ्यूज़न एरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है ये साइड वेल्ड होता है, एस का वैल्यू होता है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब ये जो दोनों कॉर्नर हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनको दोनों मिलाने के लिए एक हाइपोटेनस लाइन ऐसे खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं। ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ किया है इसी लाइन को बोलते हैं, ये तो एक इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ठीक है, हाइपोटेनियस आपका हो गया इस ट्रायंगल का, और नीचे बेस, और ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर है, लंब और आधार जो दिया गया है दोनों साइड, इसको बोलते हैं साइड ऑफ वेल्ड। ठीक है, वेल्ड की माप है ये आपका। ये इस कॉर्नर से, इस रूट से इस हाइपोटेनियस पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया ना इसी को बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ अलग कलर से, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। इससे इसको टी से डिनोट किया जाता है, इसको टी से डिनोट किया जाता है। ये फिलेट वेल्ड के लिए है, केवल फिलेट वेल्ड के लिए, बट वेल्ड के लिए नहीं है। ये ओनली फिलेट वेल्ड के लिए है। तो हमारा डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस। ठीक है, जो नीचे रूट दिया गया है वहाँ से हाइपोटेनस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड थ्रोट थिकनेस इन फिलेट वेल्ड।
द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, देखो फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ पूछा गया है, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, L इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ -2 इंटू साइड वेल्ड, L -2s। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, ये मात्र फिलेट वेल्ड के लिए है, एक्चुअल लेंथ -2s। ऑप्शन बी सही है, टोटल लेंथ यानी एक्चुअल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज यानी 2 इंटू एस। अगर यही बात बट वेल्ड की आती तो बट वेल्ड में इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, दोनों लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलर इन अ फिलेट वेल्ड मटेरियल, जो आपका फिलेट वेल्ड होता है निम्नलिखित में से किस प्रकार से फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल होता है। जो फिलेट वेल्ड मटेरियल है वो किस प्रकार फेल होता है, ठीक है। टेंशन में होता है कि शियर में, कि बियरिंग में, कि क्रशिंग में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाती है, फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाती है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू शियर स्ट्रेस यूज करते हैं। हमेशा शियर स्ट्रेस यूज किया जाता है फिलेट वेल्ड के स्ट्रेंथ निकालने के लिए। शियर स्ट्रेस यूज करेंगे तभी यहाँ पर जो है हमें शियर स्ट्रेंथ निकल के आएगा, पीएस का वैल्यू, पीएस बराबर एल इंटू टी इंटू एफ एस। शियर स्ट्रेंथ यानी कर्तन बल हम इसलिए निकालते हैं, शियर फोर्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये ज्वाइंट जो है फिलेट वेल्ड ज्वाइंट, ये शियर में ही फेल होता है। ये टेंशन बियरिंग और क्रशिंग में फेल बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले जो इसका फेल होता है वो शियर में फेल होता है। इसलिए फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ हम कौन सा निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ, और वहाँ पर स्ट्रेस कौन सा यूज करते हैं, शियर स्ट्रेस। अगर यही बात मैं बट ज्वाइंट का करूँ तो बट ज्वाइंट में जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वहाँ फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू एफ टी। टेंसाइल स्ट्रेंथ लेके चलते हैं क्योंकि बट ज्वाइंट जो फेल होता है वो टेंशन में फेल होता है। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है, फिलेट वेल्ड का माप किससे दर्शाया जाता है। जस्ट मैंने अभी डायग्राम आपको बना के बताया था, ये फ्यूज़न एरिया बना लीजिए, ठीक है। ये आपका वेल्डिंग किया गया है, ये मैंने ट्रेंगल बना दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका साइड ऑफ वेल्ड होता है ना, वो ये होता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है, ये भी एस से करते हैं। ये थिकनेस थ्रोट थिकनेस हो जाता है। तो ये जो एस है ये क्या है, ये वेल्ड की माप है, और ट्रेंगल की भुजा है, ट्रेंगल की साइड है, त्रिभुज की भुजा है। तो जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वही होता है साइज ऑफ अ फिलेट वेल्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की दोनों भुजाएं होती हैं, आधार और लंब जो होता है वही होता है फिलेट वेल्ड की माप, ठीक है। फिलेट के त्रिभुज की पार्श्व भुजा जो होती है उसी को वेल्ड की माप कहा जाता है, या ट्रेंगल की जो दोनों साइडें होती हैं उसी को क्या कहते हैं, वेल्ड की साइज या वेल्ड की माप, ठीक है। द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइंड फॉर, अनुप्रस्थ पट्टिका वेल्ड के लिए तैयार की जाती है शियर स्ट्रेंथ। फिलेट वेल्ड किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, शियर स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि शियर में फेल होता है, जिसमें फेल होगा उसी में तो डिज़ाइन करेंगे उसका। तो शियर में फेल हो जाता है, इसलिए शियर स्ट्रेंथ हम निकालते हैं और शियर स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के हम उसका डिज़ाइन करते हैं। फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंड्स इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज, देखिए फिलेट वेल्ड जो होता है सामान्यतः लैप ज्वाइंट में
जहाँ पर मेंबर राइट एंगल पे मिलते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। जो लैप जॉइंट होता है कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे से राइट एंगल पे मिलते हैं, समकोण पर मिलते हैं, वहाँ पर दिए जाते हैं। जॉइंट में वेल्ड की सरफेस के अनुसार वहाँ पर कॉन्वेक्स, फ्लैट, समतल दिया जाता है, कॉन्वेक्स के शेप में होता है। ठीक है। वहाँ पर जो फ्यूज़न एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है, वहाँ का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री से कम और 120 डिग्री से अधिक हो तो फिलेट जॉइंट के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की जाती है, उसे रिकमेंड नहीं की जाती है। ठीक है। 60 से कम या 120 से अधिक है तो रिकमेंड नहीं की जाती है, यानी कि हमेशा 60 और 120 डिग्री के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितना एंगल हो कि हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो देखिए 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेस दैन 60 डिग्री यानी ऑप्शन 3 सही है, एंड ग्रेटर दैन 120 ऑप्शन 2 सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Which of the following does not describe a weld type? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्ड का प्रकार नहीं है? देखिए बट वेल्ड होता है, प्लग वेल्ड भी होता है, लैप वेल्ड भी होता है, बट जिग जैग वेल्ड नहीं होता है। जिग जैग वेल्ड नहीं होता है। जिग जैग एक सिस्टम जरूर होता है, एक रिवेटिंग सिस्टम होता है, बट जिग जैग वेल्ड नहीं होता कभी भी। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज, जो फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है? देखिए फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ हम लेके चलते हैं वो मेन प्लेट के बराबर लेके चलते हैं या मेन प्लेट से अधिक लेके चलते हैं। ऑप्शन डी सही है, इक्वल और मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर, या तो उसके बराबर होगा या तो मेन मेंबर से अधिक होगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। जो फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ध्यान में आप रखेंगे कि L इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल, L इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल 4 इंटू S, 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। हमेशा L का वैल्यू 4S से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 4S से कम नहीं होना चाहिए। 4S से अधिक होना चाहिए, 4S से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन था द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए? 4 टाइम्स वेल्ड साइज। 4 टाइम्स वेल्ड साइज मतलब क्या होता है? 4S। तो 4S से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेम द वेल्डिंग ज्वाइंट। देखो एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से हमें पहचानना है कि किस टाइप का ज्वाइंट है। कॉर्नर ज्वाइंट है, एज ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट। देखो लैप ज्वाइंट है, क्यों? क्योंकि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख करके उसे ज्वाइंट किया गया। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के ज्वाइंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लैप ज्वाइंट। द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी, द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी, जस्ट अभी जो मैंने आपसे बताया था कि मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए बट वेल्ड की, L इज़ हमेशा होना चाहिए ग्रेटर दैन 4S। ठीक है। 4S से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है। 4S से हमेशा अधिक होना चाहिए। जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन बताया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन द साइज ऑफ बट वेल्ड शैल बी स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ऑप्शन सी सही है। कैसे सही होगा? पहले हिंदी में क्वेश्चन को समझिए। इन स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन
स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन में द साइज ऑफ बट वेल्ड शैल बी स्पेसिफाइड बाय द। संरचनात्मक स्टील डिजाइन में बट वेल्ड का आकार किससे निर्धारित किया जाता है? वेल्डिंग मटेरियल टाइप से, यानी वेल्डिंग सामग्री के आधार पे, या एवरेज थिकनेस ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग वेल्डेड, वेल्ड की जाने वाली अवयवों की औसत लंबाई लेके चलते हैं, या इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, प्रभावी कंठ मोटाई लेके चलते हैं, या टेम्परेचर एट विच वेल्डिंग शुड बी डन, उस ताप से जिस पर वेल्डिंग होनी चाहिए। तो क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ बट वेल्ड यहाँ से पूछा गया है कि साइज ऑफ बट वेल्ड क्या लेके चलते हैं। तो मैं इसको डायग्राम से आपको बता देता हूँ। बट वेल्ड क्या होता है, जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट से सटा करके वेल्डिंग की जाती है उसे कहते हैं बट वेल्ड। तो जो वेल्डिंग करेंगे ना वो यहीं पे करेंगे, यहाँ पर ये वेल्डिंग एरिया है। तो जितना प्लेट की मोटाई होगा, देखिए इसमें दो कंडीशन है। जो वेल्डिंग की मोटाई होगा ना, वेल्डिंग की मोटाई को ही बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये क्या है आपका, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, यही हो गया आपका। अब ये प्लेट की मोटाई से कम भी हो सकता है, प्लेट की मोटाई से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर डबल यू या डबल वी इस टाइप का अगर जॉइंट यूज किया गया है, बनाया गया है, यानी कि उसकी जो मटेरियल होती है वेल्डिंग की पूरे गहराई तक पहुंच जाती है, तो प्लेट की मोटाई के बराबर हो जाएगा थ्रोट थिकनेस। और यदि पूरे गहराई तक नहीं पहुंचता है, जैसे सिंगल यू, सिंगल वी ये सब यूज किए जाते हैं, तब हम लेके चलते हैं 5/8 इंटू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। थ्रोट थिकनेस का दो फॉर्मूला है, देखिए बट जॉइंट के लिए, बट जॉइंट के लिए दो फॉर्मूला है। थ्रोट थिकनेस बराबर थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कब लेके चलते हैं, जब पूरे गहराई तक वेल्डिंग की जाती है, और जब पूरे गहराई तक वेल्डिंग नहीं की जाती है तब 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट लेके चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। What shall be the minimum effective throat thickness of a fillet welding case of structural steel design? संरचनात्मक स्टील अभिकल्पन में फिलेट वेल्ड का न्यूनतम प्रभावी कंठ की मोटाई कितनी लेके चलते हैं? मिनिमम पूछा गया तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि 10 mm तक अगर मोटाई है तो 3 mm लेके चलते हैं, अगर 10 mm मोटाई तक है तो 3 लेके चलते हैं, 10 mm से 20 mm तक अगर दिया गया है तो 5 mm लेके चलते हैं, 20 से 32 दिया गया है तो 6 mm लेके चलते हैं, 32 से 50 है तो 8 mm लेके चलते हैं, 50 से अधिक है तो 10 mm लेके चलते हैं। तो देखा जाए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो है, देखो 3 mm से स्टार्ट है ना, तो 3 mm ही होता है, ऑप्शन बी सही है। इन द फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज द, फिलेट वेल्ड में सबसे कमजोर सेक्शन क्या होता है? थ्रोट ऑफ द फिलेट। जो थ्रोट थिकनेस होता है वही सबसे कमज़ोर होता है। इसलिए हम जब स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालते हैं तो हमेशा थ्रोट थिकनेस लेके चलते हैं, क्योंकि थ्रोट थिकनेस में ही जल्दी फेल होता है, और जिसमें जल्दी फेल होता है वही चीज़ हम लेके हमेशा चलते हैं। In design of a fillet weld, size of weld for a rounded toe of roll section must not be more than of the thickness of the toe। ये पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड की माप राउंड एज के लिए कितना लेके चलते हैं, गोलाकार के लिए कितना लेके चलते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट बताया इसके लिए। देखो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि जब 10 mm तक मोटाई तक का हो, 10 से 20 हो, 20 से 32 हो, 32 से 50, वो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो गया। जब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात की जाए ना, तो उसमें ये ध्यान में रखना कि अगर उसका एज स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर एज है जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, तब आप साइज ऑफ वेल्ड का जो फॉर्मूला लगाएंगे थिकनेस ऑफ मेन प्लेट माइनस 1.5 मिलीमीटर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर राउंडेड एज है, राउंडेड एज के लिए
साइज ऑफ वेल्ड बराबर होता है 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। बोल्ट किसके भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होता है? बोल्ट अक्षीय तनाव भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त किया जाता है, यानी एक्सियल टेंशन लोड को बियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी डिज़ाइन हमेशा एक्सियल टेंसाइन स्ट्रेस के बेस पर ही किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आप वीडियो में अच्छा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर में।